हेलो साथियों, सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर जो अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यानी कि जो नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टार्टिंग है वो फिर से वही हम सबसे पहले जाएंगे, वही हमारा जो हमारा सीनियर सेकेंडरी का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। और देन सीनियर सेकेंडरी के पोर्शन के बाद में जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूजी वाला। देन उसके बाद पीजी वाले पोर्शन में जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और ओपीएम है उसको हम वहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो बड़ा बेसिक है ना, तो बेसिक के अंदर मैं बहुत कम टाइम लगाऊंगा, फटाफट जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे और जो कंसेप्ट है उस पर बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज है, वो चार्ज क्या कर रहा है, टाइम के साथ अगर वो क्या कर रहा है, उसका मोशन कर रहा है, या फिर किसी सरफेस की हम बात करें, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हम करें, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज निकल रहे हैं वही क्या होगा, हमारा करंट होगी। ठीक है, तो करंट अगर मैं बात करता हूँ एवरेज करंट, वो क्या हो जाएगी, डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई एक कंडक्टर लिया है, उस कंडक्टर में हमने कोई एरिया लिया है एस, इस एरिया में से पर यूनिट टाइम में कितना, यानी कि डेल्टा टी टाइम के अंदर जो है, अगर मान लीजिए डेल्टा क्यू आवेश इसमें से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे इसमें इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना है, तो अगर मान लीजिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ये क्या है, हम अगर ये टाइम जो है बहुत अल्प लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डेल्टा टी ये चेंज हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी में। तो हमारी इंस्टेंटेनियस जो करंट आएगी वो क्या जाएगी, डी क्यू ओवर डी टी। तो ये क्या है हमारी, और इसको किस में नापते हैं आप, एम्पियर में नापते हैं, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई करंट। ये एवरेज, यानी कि अगर आपके पास एक टाइम जो ले रहे हो आप, एक सफिशिएंट टाइम ले रहे हो तो हम एवरेज करंट निकालते हैं। और अगर मान लीजिए टाइम जो है आपका वो बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो है उसकी लिमिट, तो इसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट है ना, किसी इंस्टेंट के ऊपर आप करंट देखना चाहते हैं तो वो क्या होगी, ये हमारी करंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो है अब मैं चीज डिफाइन करना चाहता हूँ वो है करंट डेंसिटी। ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है करंट डेंसिटी वाला। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, करंट डेंसिटी वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो जो करंट डेंसिटी है उसकी बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी, जिसको डिनोट किससे करते हैं, जे से हम जो है वो डिनोट करते हैं। और ये क्या है, करंट जो है वो दिमाग में रखिए, करंट जो है वो क्या है आपकी, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं एल्जेब्रिक सम, जबकि जे क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है, वो हमारी करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, किसी भी जो हमारा सरफेस है, किसी भी जो हमारा कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ सब कुछ किस पे चलेगा, कंडक्टर की बात करेंगे। चार्ज जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या, मेनली जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। क्योंकि हम जो लॉरेंज एंड ड्यूस थ्योरी जो पढ़ते हैं है ना, जो हम किस में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है उसके अंदर क्या है, जो आयंस, जो एटम्स है कंडक्टर के, वो क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, जालक से, यानी कि लेटिस में जुड़े हुए रहते हैं। और जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। जब वो कंप्लीटली फ्री होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सी यानी कि समुद्र होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे, यानी कि 10⁸ मीटर पर 10⁸ मीटर पर जो पर मीटर क्यूब जो है उसके अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए आप एक मीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें कितने हैं, 10⁸28 पर मीटर क्यूब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपको कंडक्टर में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये संख्या कितनी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालना चाहते हैं, धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एवरेज करंट डेंसिटी में आपको क्या पता है, करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया में कितने, यानी कि जो हम एरिया ले रहे हैं, ये एरिया पर यूनिट एरिया में कितने जो करंट उसमें से फ्लो कर रही है वो भी क्या होगी, हमारी करंट डेंसिटी। तो मान लीजिए आप डेल्टा एस एरिया जो है वो आप ले रहे हैं,
सपोज कर लीजिए इधर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसको तो लेने लीजिए डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। अब मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कंडक्टर था, ये जो है आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरह से, ठीक है। और इस कंडक्टर में जो है इस तरह से ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इस करंट फ्लो कर रही है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरिया लिया है, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या है हमारा डेल्टा एस, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसमें से करंट कितनी फ्लो कर रही है, मान लीजिए डेल्टा आई इसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो पर यूनिट एरिया कितनी हो गया, तो ये जो होगा हमारा क्या एवरेज, तो जे एवरेज क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही डेल्टा जो एस है वो क्या ले लेते हैं, लिमिट लगा देते हैं इसकी, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, अगर ये लिमिट है इसकी, तो ये अगर लिमिट है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा एस, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डी आई ओवर डी टी। तो डी आई ओवर डी टी ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमारे पास कुल मिला के करंट डेंसिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी एम्पियर, सॉरी डेल्टा एस है ना, तो डेल्टा एस कर दीजिए, ठीक है। पर यूनिट एरिया में जो करंट है वही हमारा क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए यहाँ से कि ये जो एस है वो जरूरी थोड़ी कि करंट की डायरेक्शन में हो, है ना। ये मान लीजिए थीटा डायरेक्शन पे, सपोज कर लीजिए कि जो है हम ये एरिया जो हम इस तरह से ले रहे हैं ये हमारी करंट हो ही गई, ठीक है। और एरिया जो है वो क्या है, थीटा डायरेक्शन पे इस तरह से, ठीक है। तो थीटा डायरेक्शन पे इसका मतलब जो आपका एन कैप है वो किस तरफ है, ये डेल्टा एस ही एरिया है, एन कैप किस तरफ है इसमें, और करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल है उस केस में किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो हमारा जे एवरेज अभी क्या था, डेल्टा आई ओवर डेल्टा एस था, ठीक है। तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इक्वल टू हो जाएगा जे डॉट डेल्टा एस, क्या हो जाएगा जे डॉट डेल्टा एस। या फिर ऐसे कह सकते हैं दूसरे केस में कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा की फॉर्म में। अभी आप इसको इस तरह से रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए मुझे किस डायरेक्शन में लेना है, जे की डायरेक्शन में वो कौन सी है, करंट की डायरेक्शन में क्या होती है, जे की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है तो इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में एंगल कितना है, एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा जे कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा जे नहीं, डेल्टा एस कोस थीटा। तो ये क्या बन गया, डेल्टा एस कोस थीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, जे डेल्टा एस कोस थीटा के, ठीक है। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जे डॉट डेल्टा एस। ये दोनों तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं। आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का जो है डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एवरेज करंट आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस। तो अल्टीमेटली अगर मुझे करंट फाइंड आउट करने से क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रल। और ये क्या हो जाएगा, जे डॉट डेल्टा एस की जगह डी एस कर सकता हूँ क्योंकि इंटीग्रल की फॉर्म में। तो ये मेरी क्या निकल जाएगी, करंट। तो करंट कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम जो है एक इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि तात्क्षणिक जो करंट है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो आगे समझ में ये सब चीज़ें, करंट आ गई, करंट से हमारे पास करंट डेंसिटी फाइंड आउट कर ली। करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। ये दिमाग में रखेंगे, करंट पर यूनिट एरिया, ये क्या हो गई हमारी करंट डेंसिटी हो गई, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो है अपवाह वेग का, है ना, डिप वेलोसिटी जो है उसका कंसेप्ट है। तो आप इसको समझिए, ये होती क्या है, उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या करते हैं, करंट जब फ्लो करती है तो हमने उसको एक जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर को किससे जोड़ दिया हमने, इस कंडक्टर को जो है हमने जोड़ दिया है किसी, आप बना देता हूँ मैं डायग्राम, कि मान लीजिए ये कंडक्टर है कोई, है ना, इसको हमने क्या किया, किसी सर्किट में जोड़ा है कुछ इस तरह से। तो क्या होगी, इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगी, आई, ठीक है, करंट क्या होगी, आई फ्लो करने लग जाएगी इसके अंदर। जब करंट आई फ्लो करेगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो जब फोर्स लगने वाला है इसका मतलब वो फोर्स किसके इक्वल होगा, तो वो फोर्स जो है हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू QE होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई, चार्ज कितना होता है, माइनस ई, और ये कितना हो जाएगा, ई। इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू माइनस ई
दैट इज हाँ, तो ए एक्सेलरेशन कितना हो गया -e/n। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। किसमें, जब आप इसको किसी सर्किट में जोड़ोगे तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं एक चीज, अगर आप इसको देखें तो क्या कांस्टेंट करंट फ्लो कर सकती है क्या, सोच के बताइए कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ये फोर्स तो लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी इतना है, एक्सेलरेटेड अगर मोशन अगर करेगा तो क्या होगा कि टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जब था तो स्पीड कम थी, या बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब कांस्टेंट करंट तो फ्लो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक सेकंड में अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो तो यहाँ पे स्पीड कम थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम निकल रहे थे, यहाँ ज़्यादा निकल रहे थे, यहाँ और ज़्यादा निकल रहे थे। क्या ऐसा होता है क्या, तो इसका मतलब करंट क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ती जाती है। क्या ऐसा कभी होता है, ऐसा नहीं होता। जब भी आप इस सर्किट में इसको जोड़ते हो तो क्या हुआ, कांस्टेंट करंट फ्लो करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, यानी कि इस एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, कितने सारे एटम है, 10⁻18 मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे या मोल्स के अंदर जाओगे तो कितने हैं, अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, ठीक है, 10⁻23, ठीक है। उतने सारे इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ उतने सारे क्या उसमें पॉजिटिव आइंस भी तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा एटम में से वो पॉजिटिव आइंस बनेगा, और वो क्या है, वो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ठीक है, वो क्या बन रहा है, लेटिस के अंदर फिक्स्ड है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या करेगा, टक्कर करेगा, वहाँ पर क्या करेगा, टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, और वो जो कोलिजन की वजह से क्या होगा, एनर्जी खो देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम अभी थोड़ी देर पहले, अगर मान लीजिए ये क्या होता है, खुली रोड है, अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए खुली रोड है, कोई नहीं है उसके ऊपर, और आपको दौड़ना है, और आपको कह दिया कि आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ते जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर आपके पास भीड़ है ना, आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ वाले मेले के अंदर है, तो मेले के अंदर क्या स्पीड से जा सकते हैं क्या आप, मेले के अंदर वही डिस्टेंस जो खुले एक मान लीजिए मैदान के अंदर वही डिस्टेंस आप कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, वही डिस्टेंस अगर मेले में जाएंगे, भले ही आपके पास एनर्जी है, भले ही आप एक्सेलरेशन से है, तो क्या होगा, आप टक्कर करेंगे, वहाँ पर टक्कर करेंगे तो आप एनर्जी क्या होंगे, बार बार एनर्जी खो देंगे। तो कुल मिला के क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और वो वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिप वेलोसिटी। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, उसे बोलते हैं हम ड्रिप वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं उसकी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए ये सर्किट नहीं होता, यानी कि हमने कोई इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया इसका मतलब क्या है, एटम तो फ्री है उसके अंदर, किसी भी जो कंडक्टर उसमें एटम क्या है, सॉरी एटम क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या फ्री है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री है तो इसका मतलब क्या है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, ठीक है। इस जालक से टकराया, लेटिस से या जालक के किसी पॉइंट से लेटिस से टकराया, एटम से टकराया, उससे टकरा के फिर क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर से टकराया, इधर मूव कर जाएगा, फिर इधर मूव कर जाएगा। ऐसे करते क्या होता है, रैंडम मोशन करता है। जैसे कि किसी कंटेनर में कोई अगर आइडियल गैस आप भर देते हैं तो वो क्या होती है, रैंडम मोशन करती है। वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अगर कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या करेगा, इस तरह से कोई है वो रैंडम मोशन करेगा, ठीक है। तो रैंडम मोशन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रैंडम मोशन करने का मतलब अल्टीमेटली जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डेल्टा अगर एस कहूँ, डेल्टा डी कह देते हैं, एस तो हमने एरिया को कहा, डेल्टा अगर डी कहें तो वो कितना होगा, वो होगा 0। तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अगर एवरेज निकालें किसी टाइम के लिए तो वो कितनी आएगी, 0, ठीक है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, आपस में मूव कर रहे हैं, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी अगर इनिशियल वेलोसिटी हम देखें तो वो कितनी आएगी, एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0। ध्यान क्या रखना है, जब इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा। लेकिन जैसे ही कोई फील्ड लगेगा इसका मतलब अब जो है ये क्या करेगा, इस फील्ड के कारण क्या होगा, इस फील्ड के कारण वो क्या करेगा, इसके इन्फ्लुएंस के अंदर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी करने लग जाएगा, ठीक है। वो क्या होगी, जिधर हमने फील्ड लगाया फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमें क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ इसकी फाइनल वेलोसिटी मिलेगी जो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। उन सब इलेक्ट्रॉन्स का मैं अगर एवरेज लेता हूँ तो वो क्या आएगी, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, ठीक है। ये कब है, जब E इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। E इक्वल टू 0 है तो ये केस आपको मिलने वाला है, और E इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इसका जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा, वो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 नहीं आएगा। एवरेज अगर हम लेते हैं तो उस एवरेज ये देखो ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आएगा, इसका 0 नहीं आएगा किसी टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर मान लीजिए जो दो अपने पास सक्सेसिव टक्कर जो होती है, कोलिजन जो होता है, उसका टाइम पीरियड मान लीजिए कितना है, एवरेज टाइम पीरियड कितना है, टो है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, वो कितना है, टो है, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को मैं इसको और इसको लेते हुए इसकी इक्वेशन बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आती है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मान लीजिए एक्सेलरेशन से अगर मान लीजिए इसका मुझे क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है, तो क्या हो जाएगा, अपॉन m, ठीक है।
मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये, और ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म हो गए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेलरेशन मेरा आ गया है, ठीक है, और डेल्टा टी टाइम के सॉरी टो टाइम के बाद मुझे देखना है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना, न्यूटन फर्स्ट समीकरण है ना। इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, वो रख दीजिए यहाँ पे। तो v इक्वल टू यू माइनस ए कितना है, ई अपॉन एम, और टी कितना हमारे पास, टो। टी कितना ले रहा हूँ, क्योंकि ये टो क्या है, ये है दो सक्सेसिव जो आपके पास कोलिजन है, उस कोलिजन में लगने वाला टाइम जो है वो है हमारे पास, जिसे रिलेक्सेशन टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है, और वो कितना है, कोलिजन टाइम भी कह सकते हैं, कितना है, टो है, ठीक है। अब इसका क्या करता हूँ मैं, एवरेज लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका एवरेज लेता हूँ तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी, या इसको मैं टाइम ही ले लेता हूँ अभी टी, इस टाइम का मैं एवरेज लूंगा तो उसे मैं टो से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये टाइम का क्या है मेरे पास, एवरेज है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, एवरेज, यानी कि जितनी भी टक्कर हो रही है उसको एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट पे आने पे क्या होगा, कोलिजन करेगा। तो वो जो कोलिजन कर रहा है उन कोलिजन्स का मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम लेके उसका क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। वो एवरेज कितना आ रहा है, वो टी के उसको टो के इक्वल अगर रख रहे हैं तो क्या होगा उस केस में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वेलोसिटी कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी, क्योंकि वो अल्टीमेटली किधर ही मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से क्या बन गया कि जो वी एवरेज है वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया इसके इक्वल आ गया। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, टो कह रहा हूँ। और इसी वी एवरेज को है ना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यू कितना है, जीरो, तो उस केस में इक्वेशन बन गई। और इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, यही जो वी एवरेज है मेरी, ये जो वी एवरेज है इसे हम क्या कह रहे हैं, वी डी, यानी कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ में आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या होगी, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है। वो क्या होगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ई अपॉन, या टो को इधर ले लेता हूँ मैं, टो अपॉन एम और इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मान लीजिए इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई टो एम, ये इस तरह से आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ई टो अपॉन एम इंटू ई, ये क्या है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी जब ये क्या कर रहा है, एक सर्किट में मूव कर रहा है, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट भी नहीं कह सकते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। यानी कि आपने एक बार बैटरी जो है, आप जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड किसे लगा रहे हैं, बैटरी से लगा रहे हैं, उसका वोल्टेज या फिर कह सकते हैं उसका जो वोल्टेज अगर आपने फिक्स कर दिया है, ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा कि ये सारे के सारे क्या कांस्टेंट है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, अभी देखते हैं, जो हमारा मैटर है उस पर डिपेंड करता है, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। एक बार इसको देख लीजिए, कोई इसमें समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, एक चीज़ हम डिफाइन करेंगे, मोबिलिटी, ठीक है। क्या डिफाइन करेंगे, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, यानी गतिशीलता, हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, गतिशीलता, उसको मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ। मोबिलिटी, ठीक है, गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब क्या है, अब आप यहाँ से देखिए, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे के सारे तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपका फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वो आप जो एक्सटर्नली आप फील्ड जो लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, ई के आ रहा है, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ई के आ रहा है। और जैसे ही आप इसको रखते हैं तो ये क्या आ जाता है, माइनस म्यू, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है माइनस साइन, ठीक है। इसी की जगह मान लीजिए अगर करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रही है तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, जो भी जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। बस माइनस साइन का यही मतलब है कि माइनस साइन आने का मतलब क्या है, माइनस साइन आने का मतलब है कि जो आपके पास
ये जो VD है वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, यानी कि चार्ज उसके अपोजिट मूव करेगा, बस इतना ही मतलब है। और क्योंकि हम चालक के लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं अभी सारी की सारी, तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर के लिए जो है वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्री पार्टिकल होते हैं। ठीक है, चलिए जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें होल भी होंगे, तो उसके लिए अलग इक्वेशन बनेगी। ठीक है, उसके लिए दोनों ही आएगा, म्यू जो होगा होल के लिए अलग होगा और इसके लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नॉर्मली अब जो है इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे तो आप इसको उससे कंपेयर करिए। ठीक है, इक्वेशन 1 से कंपेयर करिए। जब आप इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन में क्या दिख रहा है, यहाँ ए आ रहा है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ VD आ रहा है, बीच में बचा क्या ये, तो इसका मतलब आपका म्यू जो आ रहा है जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं, मोबिलिटी किसके इक्वल है, ये इस एक कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन के लिए है, मास इलेक्ट्रॉन का है, बचा क्या टो, तो इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी किसके है, टो के, जो हमारा टाइम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन तो नहीं कह सकते, यानी कि इसका जो कोलिजन टाइम है, ठीक है, एवरेज कोलिजन टाइम, तो एवरेज जो कोलिजन टाइम है ना, एवरेज जो कोलिजन टाइम है उस एवरेज कोलिजन टाइम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो एवरेज कोलिजन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किसमें, हमने सब्सटेंस कौन सा लिया, क्योंकि अल्टीमेटली कोलिजन किस पे डिपेंड करेंगे, कोलिजन डिपेंड करेंगे कि आपका जो लेटिस है, उस कंडक्टर का जो लेटिस है, उस लेटिस के अंदर जो आपके एटम्स हैं या फिर उसमें जो भी आप इम्प्योरिटी मिलाते हैं, हालांकि इम्प्योरिटी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इम्प्योरिटी का मतलब क्या, बहुत कम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो एटम है उसके अंदर, जो लेटिस के अंदर जो वहाँ से आपस में एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन उस लेटिस में से मोशन करता है तो वो कहाँ कहाँ किस तरह से उनका सिचुएशन है ना, तो जो जहाँ जहाँ सिचुएटेड होंगे उस इलेक्ट्रॉन के जो पाथ है, उस पाथ में जितने ज़्यादा एटम आएंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, तो इसका मतलब मोबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड किस पे कर रही है, इससे टो के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, और टो किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने मोबिलिटी को डिफाइन कर दिया है। दूसरा अगर देखें तो मोबिलिटी यहाँ से ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, VD/E, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, अगर ये गिवन है, अगर आपको टो गिवन है तो मोबिलिटी निकालेंगे न्यूमेरिकल में, तो इससे निकालेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और VD गिवन है तो आप मोबिलिटी इससे निकालेंगे, या मोबिलिटी गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, मोबिलिटी गिवन है तो आप VD निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या आपको दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और दूसरा कि अगर जो सब्सटेंस, अच्छा इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, आपने सब्सटेंस चेंज कर दिया, सपोज कर लीजिए कोई आपने दो अलग अलग सब्सटेंस लिए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया मिक्स करके। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि दो आपको सब्सटेंस अलग अलग जो कंडक्टर है वो दे दिए, उनकी अलग अलग मोबिलिटी दे दी, और उसमें आपको क्या पूछ लिया, VD जो है उसके बारे में पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है, एक ही उसमें आपने सर्किट में जोड़ा है, तो क्या होगा, μ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो VD1। ठीक है, इसी तरह से जो μ2 है वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VD2 के, तो इन दोनों को अगर आप इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा, μ1/μ2 इज इक्वल टू VD1/VD2। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको दो सब्सटेंस के लिए ये दे दें और एक VD आपको दे दें, दूसरा VD आपको पूछ लें। ठीक है, और सेम आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली चीज़ हो सकती है। और देन उसके बाद में अब जो आते हैं कि करंट और इसमें क्या रिलेशन होगा VD में, ये तो किसमें था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम किस पे चलते हैं, करंट और इसकी बात कर रहे हैं कि करंट में इसमें क्या रिलेशन होगा उसकी बात हम करते हैं। तो अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन बिटवीन करंट एंड VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मतलब, VD मीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक लेना पड़ेगा वही कंडक्टर, तो हम एक कंडक्टर लेते हैं पहले, कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटी इस पर डिफाइन करने वाले हैं। इसको हमने फिर से क्या किया है, V वोल्टेज से जोड़ा है, एक सर्किट लगा दिया है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ मान लीजिए L है, टोटल लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए कि
करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि जो भी आपका कंडक्टर होगा उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बढ़े, कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर भी डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली मुझे क्या है, चार्ज निकालना। चार्ज के लिए क्या है भाई, करंट का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज तो देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ क्या गिवन है, एक चीज़ जो है मुझे यहाँ गिवन है और वो क्या है वो देख लीजिए आप कि यहाँ जो मुझे गिवन है वो स्मॉल एन, और ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो मुझे गिवन है, वो क्या है एन है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए, और दूसरा इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये एरिया कितना है, मान लीजिए कैपिटल ए है। ठीक है, कैपिटल ए एरिया है। तो अब मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में, मान लीजिए यहाँ से जो है या फिर यहाँ से जहाँ से भी आप लेना चाहे, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, इतने से टाइम में, इतने से टाइम डेल्टा टी में ये डेल्टा एल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। कितनी, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एल जो डिस्टेंस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रेवल करता है। हमने कोई भी एक डिस्टेंस लिए, तो इस ट्रेवल डिस्टेंस के अंदर इतने से इसमें चार्ज कितना होगा, वो कितना होगा, मान लीजिए डेल्टा क्यू। और वो कैसे निकालूं, कैसे निकलेगा, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज था, है ना, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज था। तो वॉल्यूम कितना हमारे पास, ये इस तरह से वॉल्यूम है, ये डेल्टा एल लंबाई का वॉल्यूम है, डेल्टा एल लंबाई लेंथ है, और इसके अंदर एरिया कितना है, इसका ए है, और जो है चार्ज कितना था पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, एन चार्ज है। तो पहले तो आप देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं देखूँ तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, ए डेल्टा एल हो जाएगा। ये क्या होगा इसका वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, तो एन ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा चार्ज, कि इस वॉल्यूम में कितना चार्ज हुआ तो इस वॉल्यूम में जो है इतना चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब क्योंकि सिंगल चार्ज जो होगा उस सिंगल चार्ज का वॉल्यूम कितना है, ये तो क्या है नंबर ऑफ चार्ज, है ना, नंबर ऑफ चार्ज जो है वो इतना है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना ई है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आया था, ये जो एन ए और ये एल डेल्टा एल आर ये वो क्या है, चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज कितने, नंबर ऑफ चार्ज इतने हैं, एक चार्ज पे ई जो है वो चार्ज होता है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस टोटल चार्ज के अंदर अगर मान लीजिए मैं टाइम का डिफरेंशिएशन डिवाइड कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं एन ई ए डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ठीक है, आगे समझ में, इसमें मैंने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। तो जैसे इसे डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। तो ये क्या मिली मेरे पास, एवरेज करंट, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ से देखिए उसको वी डी डिफाइन करता हूँ। तो वी डी क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है चार्ज की, वेलोसिटी है वी डी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि जो वी डी होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ये क्या होगा मेरा वी डी, ऑब्वियसली बात है, डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी क्या होगा वी डी, क्योंकि ये क्या है, डेल्टा एल टाइम में सॉरी डेल्टा एल डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, और ये जो ट्रेवल करने वाली वेलोसिटी हमने क्या बोला था, वी डी बोला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो इसका मतलब वी डी इक्वल टू ये हो गया। तो जो मेरा आई मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एन ए वी डी, सॉरी ये क्या मिल जाएगा मुझे, करंट मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट कितनी होगी, एन ई ए वी डी। ये मेरी क्या हो गई कि जो करंट और इस वी डी में मैंने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ठीक है, फिर से वी डी क्या होता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड करना है तो वी डी क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए। अभी मैं साइन में नहीं जा रहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे नहीं जा रहा, और वैसे भी अगर जाओगे तो क्या होगा, यहाँ एन क्या होगा नेगेटिव, फिर वहाँ क्या लोगे नेगेटिव, तो ये अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो एन ई ए म्यू ई। ठीक है, ये क्या मिल गई मेरे पास, करंट मिल गई। ठीक है, इस करंट से तो आप देखिए कि किसी भी, है ना, एक चीज़ है ना, तो किसी, अब ये क्या आ रहा है, एन क्या होता है, आपने अगर मान लीजिए मतलब कांस्टेंट की बात करें, करंट क्या होती है, कांस्टेंट, वो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि करंट क्या होती है, कांस्टेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कोई अगर आप मान लीजिए सब्सटेंस देते हैं तो एन क्या है, कांस्टेंट, ई क्या है, कांस्टेंट, एरिया आपने एक बार फिक्स कर दिया तो कांस्टेंट, वी डी क्या है, कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, करंट भी क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसमें करंट फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर में, तो वो क्या होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट करंट फ्लो करती है, क्योंकि हमारा वी डी क्या है, कांस्टेंट है, जो हमने पहले देखा था। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन हो रही है। अगर मान लो कोलिजन नहीं होती, है ना, अगर कोलिजन नहीं होती तो वो कांस्टेंट नहीं होता। जैसा किस केस में होता है, या तो कोलिजन कब नहीं होती है, जब आपके पास चार्ज जो है वो क्या बहुत कम हो, तो उसको ट्रेवल करने के लिए वो खुला एरिया मिलता है, तो उसमें कोलिजन क्या होती है, बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, टाइम के साथ साथ जो है करंट
चेंज हो जाती है, ठीक है। वो हम कैसे देखेंगे, जैसे एनोमिक जो भी युक्तियाँ होती है ना, जो भी ऐसे जो इक्विपमेंट होते हैं जो एनोमिक होते हैं, उसके अंदर ये वाला केस आता है। टाइम के साथ जो है, टाइम के साथ या फिर वोल्टेज के साथ वो चेंज होती रहती है। तो अभी देखते हैं वो भी केस हम देखेंगे ओम्स लॉ से। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है। वहाँ से एक चीज़ और डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, अगर मान लीजिए वोल्टेज में हमें जाना है, ठीक है, वोल्टेज में हमें जाना है तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बात अभी करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे पास करंट में और वीडी में रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, करंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ये चारों जो होंगे कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। तो करंट यहाँ से क्या मिल जाएगी हमारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल। तो करंट कब चेंज होगी, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करते हैं तो ही करंट चेंज होगी, वरना अगर आपने सब्सटेंस जो फिक्स ले लिया तो करंट जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पढ़ सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें आ जाते हैं। बहुत सारे रिलेशन हैं यहाँ से आपस के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल सा बनता है, लेकिन हमें वो रिलेशन अगर याद नहीं होंगे तो बड़ी समस्या ही हो जाती है, ठीक है। अगला रिलेशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास अभी हमने पढ़ा था कि वी डी जो है वो इक्वल है किसके, म्यू ई के इक्वल है। क्या है, म्यू डी जो है वो म्यू ई के इक्वल है। तो ई क्या है, अगर मान लीजिए वोल्टेज में निकालना है तो ई क्या होता है, वी अपॉन एल। तो वी अपॉन एल यहाँ से रख दीजिए, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू वी अपॉन एल, ठीक है। और म्यू क्या था, म्यू हमने देखा था वो था ई टो अपॉन एम, क्या था, ई टो अपॉन एम। तो वी डी इज इक्वल टू क्या है, क्या एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा आपको, टो अपॉन एम इंटू वी और साथ में एल, ठीक है। ये वी कौन सा है, ये दिमाग में रखना, ये वोल्टेज वाला है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं। ये भी कौन सा है, वोल्टेज। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखे, क्या देते कि 2 वोल्ट की बैटरी उससे जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, वी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। तो फिर से यहाँ देखिए, ये भी एक बार आपने लेंथ ले ली, चालक ले लिया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी क्या हुआ, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। इस तरह से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम, एक हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओम्स लॉ, ठीक है। किस पे आते हैं, ओम्स लॉ पे आते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो कैसे जनरेट होगा यहाँ से, उसकी हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ये सारे कंसेप्ट हमारे यहाँ हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, ओम्स लॉ। अब ओम्स ने क्या कहा था वो देखते हैं कि इनका स्टेटमेंट ये है कि जो अगर हम किसी जो भी हमारे पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जो फिजिकल जो भी सिचुएशन है उसको अगर हम चेंज नहीं करें, दिमाग में रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल सिचुएशन का मतलब है या फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे उसकी लेंथ है, ठीक है, उसका एरिया है, ठीक है, टेम्परेचर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम चेंज नहीं करें, है ना, तो अगर ये सारी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो उसके अगर हम कोई भी उसके जो टर्मिनल है, उन टर्मिनल के ऊपर अगर कोई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाते हैं, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ओम्स ने कहा था, ठीक है। ये किसने कहा था, ओम ने ये कहा था। स्टेटमेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वायर की, अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन आपने चेंज कर दी है तो ये जो है स्टेटमेंट वो सही नहीं होगा, ठीक है। पहले तो फिजिकल कंडीशन यानी कि उसकी लेंथ, उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल, देन उसके बाद में उस पर जो भी टेम्परेचर है वो हमने फिक्स कर दिया। सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद अगर हम वोल्टेज में वेरिएशन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में उसके जो एंड्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस में अगर वेरिएशन करते हैं तो उसके प्रोपोर्शनली क्या होगा, उसके करंट में भी वेरिएशन हो जाएगा। ये ओम्स ने कहा था, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। यहाँ से फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हम हटाते हैं तो यह क्या आ जाता है, आई आर, और ये जो आर है ये क्या है, वी अपॉन आई। इसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस। ये क्या है, रजिस्टेंस। और इसको किस में मेजर करते हैं कि आपका जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये रजिस्टेंस ये क्या है, कांस्टेंट। ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, अभी वो देखेंगे किस पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, हमारा ओम लॉ जो है वो इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्राफ बनाते हैं किसमें, वी और आई में ग्राफ बनाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी वी और आई में अगर ग्राफ बनाते हैं। तो ये ओम लॉ जो हमारा है वो हो गया। तो वी इक्वल टू आई आर जो है या आर आई जो है ये हमारा ओम लॉ हो जाता है, ठीक है। ये आपको पहले से ही पता है, इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे नहीं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब चलते हैं कि जो हमारा जो ओम का जो नियम है, जो भी हमने जितनी भी इसकी
पीछे की जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें पड़ी थी इससे पहले, करंट क्या होती है, अगर हमें मान लीजिए वो चार्ज वार्ज निकाल के देना हो, उससे हम कैसे इसको आगे नियम को जस्टिफाई कर सकते हैं ना, उससे आते हैं कि ओम्स लॉ की उत्पत्ति है, यानी कि इसका जो डिडक्शन है वो कैसे हुआ उसकी बात करते हैं, डिड्यूस कैसे हुआ ये उसकी बात करते हैं। ठीक है, डिडक्शन नहीं, डिड्यूस कैसे हुआ उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, करंट अगर किसी भी उसमें चालक में देखें तो कितनी होती है, NEAVD। ठीक है, कितनी होती है, NEAVD, जो हमने अभी देखा ही था। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूँ, J डिफाइन करता हूँ, तो J क्या हो जाएगा मेरा, ये J हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया J। उसके बाद VD क्या होता है, VD जो है वो भी हमने देखा था, वो होता है, अच्छा न्यू में छोड़िए उसमें चलते हैं, तो E टो अपॉन M इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसको भी इस तरह से ले लेते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो है या वेक्टर को छोड़िए, अभी हम चलते हैं इसी के अंदर नॉर्मली। वेक्टर में तो आपको पता ही है क्योंकि माइनस साइन आ जाएगा तो उसकी बात हम कर लेंगे, या फिर माइनस नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो भी कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से VD यहाँ से पुट कर देते हैं, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से NE, VD की वैल्यू E टो अपॉन ME। तो ये क्या बना, ये बना NE स्क्वायर टो अपॉन ME इक्वल टू J। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, जहाँ पे फिर से ये क्या मिला है, कांस्टेंट, क्योंकि N कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट और टो भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या किया, सब्सटेंस फिक्स कर लिया, तो इसका मतलब टो भी क्या हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन मिलती है इसे हम बोलते हैं सिग्मा। ये जो कांस्टेंट मिला है इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या है, NE स्क्वायर टो अपॉन M, NE स्क्वायर टो अपॉन M। ठीक है, ये क्या है, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, चालकता। क्या बोलेंगे, चालकता, यानी कि कंडक्टिविटी। ये क्या है हमारी कंडक्टिविटी, यानी कि चालकता। और जो रजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 अपॉन सिग्मा। ये क्या होती है हमारी रजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोधकता। अभी दोनों चीज़ें हम देखेंगे ना, ये क्या है हमारी, तो चालकता जो है, अब वैसे तो हमें पता है कि सिग्मा को बोलते हैं और हम नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में या फिर इस पे न्यूमेरिकल जो है वो आपको दिया जा सकता है। सीधा सीधा न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरह से, अब आपको ये पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या देखिए, क्योंकि उसमें N होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा, N गिवन होगा तो आपको गिवन होगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये चीज़ गिवन है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए मैं इसको रख देता हूँ तो हमारे पास J क्या बना, J इक्वल टू सिग्मा E। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, ये खुद ओम्स लॉ है, ये खुद ओम्स लॉ का एक पार्ट है। J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E से फिर हम वोल्टेज में गए, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ऑलरेडी पहले से थी, उससे हमने ये फाइंड आउट किया और इससे फिर हम आगे उसमें गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप देखिए, ये अगर मान लीजिए इसको मैं वोल्टेज में बदलना चाहूँ तो वोल्टेज में बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा, J क्या होता है मेरे पास, I अपॉन A। ठीक है, सिग्मा, ये क्या होगा, अच्छा सिग्मा, और E को किस में लिखूंगा, E क्या होता है, V अपॉन L। E क्या होता है, V अपॉन L। तो मेरा I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू, या इसको उल्टा कर देते हैं ना, कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा डिवाइड में आ जाएगा, L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा और सिग्मा किस में आ जाएगा, डिवाइड में, और ये बन जाएगा I। ठीक है, अब 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू रो, तो क्या बना, रो L अपॉन A I। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रो। अच्छा, ओम्स लॉ में चलें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। इससे अगर इसको कंपेयर करें, इससे अगर उसको हम क्या करें, कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन में क्या आ जाता है, उस कंपैरिजन के अंदर हमारे पास जो R है वो किसके इक्वल आ गया, रो L अपॉन A के इक्वल आ गया। किसके आ गया, रो अपॉन L अपॉन A के। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, तो इसका मतलब उसकी लेंथ कम होनी चाहिए, तो उसका क्या होना चाहिए, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। रजिस्टिविटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है,
तो आप देख लीजिए रेजिस्टिविटी अभी हमने निकाला था, ये क्या है इसका रेसिप्रोकल। तो ये सारे के सारे जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये दो तो कांस्टेंट ही है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दोनों बचे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं, हम पदार्थ कौन सा ले रहे हैं, सब्सटेंस कौन सा ले रहे हैं, तो सब्सटेंस पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। तो हर एक, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, ये क्या है, हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो चांदी के लिए सबसे कम होती है, इसलिए क्या होता है, चांदी का प्रतिरोध जो होता है, और सिल्वर जो है उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अगर सेम लेंथ की और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का चांदी का वायर लेते हैं, फिर तांबे का वायर यानी कि कॉपर का वायर लेते हैं, तो किसकी रेजिस्टिविटी कम है, चांदी की रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होता है। लोहे की क्या होती है, इनसे ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली चांदी बहुत महंगी पड़ती है ना, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली हमारे पास वायर होते हैं किसके होते हैं, कॉपर के होते हैं, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी कम होने से उसका रेजिस्टेंस कम है, तो आपको करंट क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। या फिर कह सकते हैं कि उसमें जो हीट का लॉस है वो क्या होता है, कम हो, एनर्जी लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ तक समझ में, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ही जो हम डायरेक्टली पढ़ते थे वो इस ओम्स लॉ से हमने फाइंड आउट करी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। तो रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है ये आपको दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस जो, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पड़ता है और यहाँ से जो न्यूमेरिकल पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा, इतना सिंपल नहीं पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल होता है, लेकिन हम उसको समझने में गलती कर देते हैं, और वो न्यूमेरिकल मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली है। अभी हम थ्योरेटिकल एक बार सारे कर लेते हैं, ताकि क्या होगी, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे कंप्लीटली, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन मैं अभी आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, जब कंसेप्ट में आपको पता है, मैं सिर्फ वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके लिए कंसेप्चुअल थोड़े से, जिसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा हो, है ना। सिंपल क्वेश्चन नहीं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो है, फॉर्मूला आपको आता है, मुझे पता है, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आपको बताता हूँ इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ऐसा आ सकता है, वो मैं करवाऊंगा नहीं। ठीक है, मेनली जो है मुझे लगता है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो अक्सर गलती करते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, और आप देख भी रहे हैं वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो मैक्सिमम आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, चलिए, कार्बन रेजिस्टेंस है, इसकी मैं बात बाद में करता हूँ, पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए आप इसको समझिए कि एक धातु का तार जिसकी लंबाई L है ना, एक धातु का तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन है L मीटर का एक लंबाई का कोई तार है। ठीक है, देन उसके साथ में फिर उसके बाद में कहा गया है कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना A है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, किस में है, ये तो मीटर में है, और ये आपका मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, एरिया आपको ये दिया है, लंबाई आपको ये दी है। देन उसके बाद में यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो आपको प्रतिरोध में क्या निकालना है, वृद्धि निकालनी है प्रतिशत में। तो ये प्रतिशत कैसे निकालते हो, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके क्वेश्चन में जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपको क्या है, ये दिमाग में रखिए कि यहाँ से एक चीज़ दिमाग में रखना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें ये कहा गया कि लंबाई को दुगुनी तथा एरिया को इतना कर दिया गया है तो कितना होगा, तो इसका मतलब क्या है, उस क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, R को रखेंगे और जो भी लेंथ है उसको किया, जो भी एरिया उसको किया, उसको सोल्व कर लेंगे, जो कि आप नॉर्मली करते हैं, आपकी टेंडेंसी होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो तार है उसी तार को खींच के लंबा किया। जब उसी तार को खींच के लंबा किया तो तार पतला होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई तार है उसको आप खींच के लंबा कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका एरिया कम होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एरिया वो नहीं रहा है। अब इस क्वेश्चन में आप गलती क्या कर बैठेंगे, नॉर्मली आप ये गलती करेंगे कि आपने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को डबल करने का मतलब क्या है, आप L इक्वल टू 12 रख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे, एरिया उतना ही रख देंगे, ये गलती करेंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। जब उसी तार को खींच के डबल किया गया है और उसमें कोई एरिया की बात नहीं कही गई है क्वेश्चन के अंदर कि उसमें क्या चेंजेज हुआ है, तो इसका मतलब एरिया चेंजेज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया में जो भी चेंजेज हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पे क्या लगेगा, रो L अपॉन A लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, L आपका कितना हो गया, L जो L था वो कितना हो गया, 2L हो गया। लेकिन समस्या क्या है, जो आपका A है अब वो कितना हो गया, वो मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। A फाइंड आउट करने के लिए अब कंसेप्ट क्या है, क्योंकि तार वो का वही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम फिक्स है ना, जो भी आपका तार था उसका वॉल्यूम फिक्स है, उसी को खींच के आपने लंबा किया, तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब V1 इक्वल टू V2 आना चाहिए। ठीक है, ये V1 कौन सा है, आयतन। ठीक है, ये आयतन है, दिमाग में रखना, वेलोसिटी मत लेना है ना, ये कौन सा है, आयतन। तो पहले आयतन कितना होगा, तो कैसे निकालोगे किसी वायर का आयतन, अगर मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, उसकी लेंथ L दे रखी, तो A इंटू L, पहले कितना था, A इंटू L था। अब कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 12 इंटू A डैश हो जाएगा।
अब ए डैश इक्वल टू कितना होगा, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l से l क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो कितना हो गया a/2, तो एरिया कितना हुआ a/2। तो अब नया रेजिस्टेंस जो आप निकालेंगे r डैश कितना हो जाएगा, r डैश निकालिए, r डैश कितना हो जाएगा, रो वो का वही रहेगा, l कितना हो गया 2l, ये कितना हो जाएगा a/2 को ऊपर ले जाइए तो क्या मिलेगा 4, तो 4 ये किसके बराबर है r के, तो कितना हो गया 4r, तो इसका मतलब r डैश कितना हो गया 4r हो गया। ठीक है, r डैश कितना हो गया हमारे पास 4r हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, देख लीजिए है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो है ना ये कि क्या रहेगा, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, ये आपका जो कंसेप्ट है ना, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, ये बड़ा टिपिकल या फिर कह सकते हैं कि कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको अक्सर भूल जाओगे, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया, तो आर आपको क्या निकालना है, डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू, क्योंकि चेंज पूछा ना, तो आर डैश माइनस आर। ठीक है, तो आर डैश माइनस आर करोगे तो 4r माइनस आर इक्वल टू 3r, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर पूछा है ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी डेल्टा आर कितना है 3r अपॉन आर इंटू 100 कितना हो गया, तो 300% जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो 300%, यानी कि ये परसेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर देखने में लगता है तो बड़ा सिंपल सा लगता है, और आप क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन आप कैसे करते अगर दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, या फिर हम जो कंसेप्ट है ये वाला पता नहीं होता, तो हम क्या करते, इसको 12 करते, एरिया को वो का वही रख देते, तो क्या होता है दुगुना हो जाता है, तो यहाँ से कितना आता है 2 टाइम्स, वहाँ से मल्टीप्लाई करते, यहाँ क्या करता आपका 100 टाइम्स, और वो आपको ऑप्शन ए में मिलता। ठीक है, कहाँ मिलता, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपको वो यही मिलता, और आप वहीं पे गच्चा खा जाते हैं, जो कि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये गलत कैसे सही होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है।